भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में जांच शब्द तो हम सबने सुना ही है, पर क्या आप जानते हैं कि अग्रिम जांच और पुनः जांच में क्या फर्क है? हाँ, ये शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगें, पर इनके कानूनी मायने बहुत अलग-अलग हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक कानूनी लेख है जो सीआरपीसी मतलब आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत इन प्रक्रियाओं को समझाता है। जी, और कोशिश रहेगी कि हम इसे आसान भाषा में समझें कि ये जांच, अग्रिम जांच और पुनः जांच आखिर हैं क्या और क्यों महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, जांच यानी इन्वेस्टिगेशन। सीआरपीसी की धारा 2H कुछ कहती है इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल। धारा 2H कहती है कि जांच का सीधा मतलब है सबूत इकट्ठा करना, एविडेंस कलेक्शन। अच्छा, सबूत इकट्ठा करना। ये तो पूरी प्रक्रिया की नींव हुई एक तरह से। एकदम सही। और ये काम कौन करता है? मुख्य रूप से पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट किसी और को भी अधिकृत कर सकते हैं, पर वो खुद नहीं। अच्छा, और इसमें होता क्या क्या है, मतलब प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसमें कई कदम होते हैं। जी। जैसे घटनास्थल पर जाना, हम्म। वहां के हालात, तथ्य वगैरह पता करना, हम्म। अगर जरूरत लगे तो संदिग्ध को गिरफ्तार करना, हम्म। फिर गवाहों से पूछताछ करना। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये पूछताछ बिना शपथ के होती है। अच्छा, बिना शपथ के। जी। फिर जरूरत के हिसाब से तलाशी लेना, चीजें जब्त करना, और फिर सबसे आखिर में धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक रिपोर्ट तैयार होती है, जिसे हम आम भाषा में चार्जशीट कहते हैं। बिल्कुल। वो चार्जशीट फिर अदालत में पेश की जाती है और पुलिस को ये जांच शुरू करने का अधिकार खासकर गंभीर मामलों में कैसे मिलता है? हाँ, तो देखिए, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, मतलब वो गंभीर अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती हैं, जी हाँ। उनकी जांच करने की शक्ति पुलिस को सीआरपीसी की धारा 156 से मिलती है। ये उनकी एक स्टैट्यूटरी पावर है। अच्छा। और इसमें मजिस्ट्रेट का क्या रोल रहता है? देखिए, जब तक पुलिस जांच कर रही है, मजिस्ट्रेट आमतौर पर सीधे दखल नहीं देते। हाँ, एक स्थिति है जब वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, अगर पुलिस जांच करने से ही इनकार कर दे। ओके, लेख में इस बात पर भी जोर है कि जांच निष्पक्ष हो, वैज्ञानिक तरीके से हो और समय पर पूरी हो। बिल्कुल, ये आदर्श स्थिति है। और हर कदम को केस डायरी में दर्ज करना भी बहुत जरूरी होता है। केस डायरी, हाँ। और क्या पुलिस कभी जांच करने से मना भी कर सकती है? हाँ, कुछ स्थितियों में कर सकती है। जैसे अगर मामला बहुत छोटा मोटा हो, या लगे कि ये तो सिविल झगड़ा है, या फिर शिकायत में ही कोई दम न दिखे, लेकिन उन्हें इसका कारण बताना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये तो हुई जांच। अब मान लीजिए जांच पूरी हो गई, वो चार्जशीट भी फाइल हो गई कोर्ट में। जी। लेकिन उसके बाद पुलिस को कोई नया सबूत मिलता है या लगता है कि अरे ये पहलू तो छूट ही गया, तब क्या होता है? क्या यहीं पर अग्रिम जांच आती है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे कहते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसका जिक्र सीआरपीसी की धारा 17(3)(8) में है। धारा 173(8). हाँ, अगर चार्जशीट दाखिल करने के बाद जांच अधिकारी को कोई नया सबूत मिलता है या कोई ऐसी चीज पता चलती है जिसकी पड़ताल जरूरी है, तो वो आगे जांच कर सकता है। तो ये पुलिस का अधिकार है? जी, ये पुलिस का वैधानिक अधिकार है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, अगर मैजिस्ट्रेट को या फिर हाईकोर्ट को भी लगता है कि पहली जांच में कोई कमी रह गई थी, तो वो भी अग्रिम जांच का आदेश दे सकते हैं। अच्छा, मतलब कोर्ट भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर और जांच करो। बिल्कुल। मान लीजिए कोई जरूरी गवाह रह गया हो या कोई फोरेंसिक रिपोर्ट पूरी ना हो, तो ये एक तरह से उसी जांच को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये तो हुई अग्रिम जांच। अभी तीसरी चीज पुनः जांच यानी रीइन्वेस्टिगेशन। ये कैसे अलग है? सुनने में तो काफी मिलता जुलता लग रहा है। नहीं, यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। देखिए, अग्रिम जांच मौजूदा जांच को आगे बढ़ाती है। हाँ। जबकि पुनः जांच का मतलब है पूरी तरह से नई जांच, एकदम नए सिरे से, जिसे हम कहते हैं डी नोवो इन्वेस्टिगेशन। डे नोवो मतलब पिछली जांच का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, वो पिछली जांच को एक तरह से मिटा देती है, रद्द कर देती है, मानो वो हुई ही ना हो। अरे, ये तो बहुत बड़ा कदम है। इसका प्रावधान कहाँ है सीआरपीसी में? देखिए, सीधे तौर पर सीआरपीसी में पुनः जांच शब्द का ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जैसा अग्रिम जांच का है। ये एक बहुत ही असाधारण उपाय है। असाधारण? हाँ, इसका आदेश आम तौर पर निचली अदालतें नहीं देती। ये शक्ति मुख्य रूप से उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास है। और वो कब आदेश देते हैं ऐसा? वो तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि जो पिछली जांच हुई थी वो बहुत ही ज्यादा त्रुटिपूर्ण थी, मतलब उसमें गंभीर खामियां थी, या वो पक्षपातपूर्ण थी, या फिर बुरी नीयत से, जिसे कहते हैं मालाफाइड, की गई थी।
अच्छा, जब जांच पर ही सवाल उठ जाए जी, तब हाईकोर्ट अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 में मिली हैं, पुनः जांच का निर्देश दे सकती है, खासकर अगर पीड़ित पक्ष ये साबित कर पाए कि न्याय के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, अग्रिम जांच मतलब उसी जांच में कुछ और जोड़ना। हाँ, और पुनः जांच मतलब पुरानी वाली को हटाकर बिल्कुल नई जांच शुरू करना। एकदम सही समझा आपने। यही मूल अंतर है। और ये जानना जरूरी है कि हमारी न्यायपालिका, खासकर हाईकोर्ट, इस पूरी प्रक्रिया पर एक तरह से निगरानी रखती है। अनुच्छेद 226 वाली शक्ति। हाँ, अनुच्छेद 226 के तहत उन्हें काफी व्यापक शक्ति है कि वो जांच, अग्रिम जांच या फिर जरूरत पड़ने पर पुनः जांच का आदेश दे सकें ताकि न्याय हो सके। तो आज हमने आपराधिक जांच के इन 3 अहम पड़ावों, जांच, अग्रिम जांच और पुनः जांच के बीच के जरूरी फर्क को समझा। ये तो साफ है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक निष्पक्ष और पूरी जांच कितनी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और जैसा लेख में भी कहा गया है, हर कदम का ठीक से दस्तावेजीकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में अगर अग्रिम जांच या पुनः जांच की नौबत आती है तो वो दस्तावेजी आधार बनते हैं। हाँ, ये तो है। आखिर लक्ष्य तो यही है कि कानून के दायरे में रहते हुए सच्चाई का पता लगाया जाए। ये प्रक्रियाएं उसी लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते हैं, या कहें कि सुधार के तरीके हैं। और अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल हम छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कानूनी तौर पर तो जांच प्रक्रिया में कई स्तरों पर जांच और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। फिर भी जमीनी हकीकत में इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? मतलब क्या किया जा सकता है ताकि हर जांच वाकई निष्पक्ष, प्रभावी और समय पर पूरी हो सके? इस पर जरूर सोचिएगा।